बहुत बहुत स्वागत है आपका विद्यासागर जी। विद्यासागर ने बीपीएससी टॉप किया, सेकंड टॉपर हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको टॉप करने के लिए। थैंक यू। अ, विद्यासागर जी, आपने जो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टॉप किया है, कई लोगों का सपना होता है कि सिर्फ क्वालिफाई कर जाना। उसके लिए लोग बरसों बरसों तैयारी करते हैं और कई बार एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट देने के बाद शायद उन्हें लगता है कि ये उनके लिए नहीं है और वो गिव अप कर देते हैं। तो आपने कैसे तैयारी की, आपका क्या अप्रोच रहा, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो ये आपका अप्रोच कैसे रहा? मैं ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था 2017 अगस्त से। तो मैं यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा हुआ था, तो मेरे फादर ने बोला कि ये एक बैकअप ऑप्शन हो सकता है अगर उधर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं 2018 में दिसंबर में ये 64th बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, तो मैंने उसे जस्ट यूपीएससी के प्रिपरेशन पर इस प्रीलिम्स को दिया, तो मैं उसमें मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। और फिर 2019 में इसका मेंस था। तो चूंकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, यूपीएससी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है और ये फॉर्चुनेटली उसी ईयर में हुआ है, और वो भी एग्जाम जस्ट इससे 2 महीने के बाद हुई थी मेंस वाली। तो मैं समहाउ इसके लिए प्रिपेयर्ड था। और जो एक अप्रोच का डिफरेंस है वो एक कॉन्फिडेंस का डिफरेंस आ जाता है और सेल्फ बिलीफ की बात आ जाती है। तो इन दोनों चीज़ों पे मैंने ट्रस्ट करके इस एग्ज़ाम को दिया, और मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया, और मैं रिजल्ट के लिए परेशान नहीं था इस एग्ज़ाम पर। वो एक रीज़न हो सकता है अच्छे रैंक आने की वजह से, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पर भी मेरे घर में मेरी नानी का डेथ हो गया था जस्ट 3 दिन पहले। तो मैं इस मैं ये भी सोच रहा था कि मैं इंटरव्यू दूँ भी या ना दूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आईआरएएस में हूँ और वो यूपीएससी से मैं उसमें गया हूँ, तो वो भी एक अच्छी जॉब है और कंपैरेटिवली बेटर है बिहार के जॉब से। तो बट मैंने फिर भी सोचा कि दे देता हूँ इंटरव्यू, और इंटरव्यू में भी मेरे मार्क्स अच्छे हैं। तो मैं रिजल्ट पे कभी फोकस नहीं किया, पर इस वजह से ये अच्छी रैंक आ गई। सर, आपने जो यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कही कि इस वजह से आपने उतनी परेशानी को झेलने के बाद भी इंटरव्यू दे दिया, क्या मेनली एस्पिरेंट्स में इसी कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है कि वो गिव अप कर देते हैं? यस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से हो क्या सकता है, मैं एक दो पॉसिबिलिटीज गिनाना चाहूँगा जी कि सर। कैंडिडेट्स अपने मन का ऑप्शनल चूज करें, और उसे अगर 10 लोग आकर के बोल दें कि ये ऑप्शनल खराब है, इसमें नंबर नहीं आते, ये है वो है, तो वो चेंज कर लेते हैं। और उससे उनका जो 4-5 मंथ का उस पर प्रिपरेशन होता है उस ऑप्शनल पे, वो टाइम भी उनका वेस्ट हो जाता है। सेकेंड क्या हो सकता है कि जो फेल्योर है उससे वो परेशान हो जाएंगे, उन्हें एक बार फेल्योर मिलेगी वो परेशान हो जाएंगे। जैसे मेरे साथ मैथ्स में हुआ, मैं यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ्स में मैंने ओनली 208 मार्क्स सिक्योर किए, और मैं उस पर 7 से 8 महीने कंटिन्यूसली पढ़ रहा था उससे। मैं जनरल स्टडी बिल्कुल स्टॉप करके सिर्फ उसे ही पढ़ रहा था, बट मैं ओनली 208 मार्क्स स्कोर किया। और ये मेरे लाइफ में सबसे फर्स्ट टाइम हुआ था कि मैं मैथ्स पे इतना मेहनत करने के बावजूद इतना कम स्कोर कर पा रहा था। मेरी ज़िंदगी में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, बट मुझे कॉन्फिडेंस था अपने मैथ्स में, अपने एप्टीट्यूड पर और हार्ड वर्किंग पर। तो मैंने उसे गिव अप नहीं किया, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं यूपीएससी में 500 में 289 मार्क्स सिक्योर किया, और बीपीएससी में तो मुझे लगता है कि मेरा मार्क्स ऑल टाइम हाईएस्ट होगा। 280 मार्क्स मैंने 300 में सिक्योर किए हैं। तो मैंने उसे गिव अप नहीं किया। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि वो एक बार खराब स्कोर आने के बाद उसे बड़ा जल्दी गिव अप करते हैं। तो कॉन्फिडेंस यहीं पे मैटर करता है कि वो उन्हें कहाँ ले जाएगा। ये क्रूशियल जंक्शन पर जब डाउट प्रिवेल करता है, तब कॉन्फिडेंस मैटर करता है। बिल्कुल। आपने जो ऑप्शनल की बात कही है उस पे हम लोग फिर से आएंगे। एक क्वेश्चन और भी है उस पे जो लोग जानना चाहते हैं। उससे पहले आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपने कैसे कैसे पढ़ाई की और आज आप बीपीएससी क्वालिफाई आपने किया है? मेरी इनिशियल स्कूलिंग, मैं हॉस्टल में रह करके पढ़ा हूँ और बहुत यंग एज से पढ़ा हूँ। 8 वर्ष का होगा तो मैं हॉस्टल में चला गया था, और वहाँ पर मैं सबसे पहले नवोदय की प्रिपरेशन किया। और वो मुझे लगता है कि जो मैथ्स का एक जो बेस बनता है वो मेरा वहाँ से बना। और मैंने बहुत हार्ड प्रिपरेशन की थी मैथ्स की नवोदय के प्रिपरेशन में, और संभव मुझे 8 लेवल तक का मैथ्स 6 में आता था। हाँ, उसके बाद जब मैं नवोदय में गया, तो नवोदय एक बहुत ही बेहतर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है। लोगों को नवोदय की इंपॉर्टेंस भी पता है। मैं उसे एक एक करके यहाँ गिनाऊंगा तो कैंडिडेट्स कि नवोदय में आपको कंपटीशन मिलता है, वो कंपटीशन जो बाकी स्कूलों में नहीं मिलेगा। जो बच्चे होते हैं
वो हम्बल और होती है। दूसरी जगह जो थर्ड एडवांटेज है नवोदय का, वो है कि नवोदय ओवरऑल प्रिपरेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को प्रिपरेशन में मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस को बताया जाता है कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है और फिजिकल एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। नवोदय में ये सुबह 6 बजे से डेली होता है, और ये नवोदय के डेली के रूटीन में ये चीज़ें भरी डाली हुई है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि नवोदय में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, और कल्चरल प्रोग्राम से आपकी जो स्टूडेंट की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप होती है, उन्हें झिझक नहीं होती है बोलने में। मैं इनिशियल फेजेज में बहुत बहुत झिझक मुझे महसूस होती थी, मैं हकलाने लगता था बीच में बोलने में, और अभी भी कुछ इंटरव्यू जैसे ही मैं देना शुरू किया तो एक दो में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, बट अब मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। तो नवोदय इन सब चीज़ों से स्टूडेंट को डील करने में मदद करता है लाइफ के बहुत इनिशियल फेजेज में। इसके अलावा नवोदय स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी मदद करता है आपकी, और ये सारी चीज़ें जा करके काउंट होती है, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, और इवन जो कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये तो एकेडमिक रहा। दूसरा जो नवोदय के और भी एडवांटेजेस हैं, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो फार बेटर है बाकी जो स्कूल्स हैं सुपौल में, या मैं तो दो नवोदय से पढ़ा हूँ तो मैंने उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फील किया है कि वो काफ़ी सुपीरियर थी आसपास के स्कूलों से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो एडवांटेजेस हैं ये नवोदय को एक सुपीरियर पोजीशन में ला देते हैं बाकी स्कूलों के कंपेरिजन में। तो मेरे प्रिपरेशन में जो मैं लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म मानूंगा अपने लाइफ में, वो नवोदय को मानूंगा कि मैं अगर नवोदय नहीं गया होता तो मे बी मैं आज यहाँ नहीं होता, क्योंकि मेरे में जो फाइट करने की कैपेबिलिटी है वो शायद कभी डेवलप नहीं होती। मैं गिव अप कर दूंगा, अदरवाइज ये मोनोलॉग हो जाएगा बहुत लंबा। बिल्कुल। सर, आपने जो पूरी प्रिपरेशन की, क्या आप इससे पहले आप इंजीनियर थे, आपने पढ़ाई भी की है एनआईटी से, और इसके बाद आप क्या जॉब में गए, कैसे वो इंजीनियरिंग से एक बीपीएससी में आना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ आना, वो अप्रोच कैसे हुआ आपका? मैं कॉलेज में प्लेसमेंट्स के दौरान मैं बैठा था कंपनियों में, और मैं काफ़ी कंपनियों में रिजेक्ट भी हुआ हूँ, बट मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट नहीं होता था। मैं जाकर के ग्रुप डिस्कशन में रिजेक्ट होता था जहाँ इंग्लिश बोलना होता था, और फाइनल में रिजेक्ट हो जाता था, फाइनल इंटरव्यू के स्टेज में सीजीपीए की वजह से। बट मेरा प्लेसमेंट वहाँ हुआ, कैप जिमनी नाम की एक कंपनी थी, मेरा उसमें प्लेसमेंट हुआ था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया उसे। कॉलेज में क्या होता है कि हमारे एनआईटी ट्रिची में लास्ट सेमेस्टर के पहले पहले तक सबका प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हो जाता है, तो लास्ट सेमेस्टर सबका फ्री रहता है सोचने के लिए, तो बहुत लोग इन्जॉय करते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रहा था। बट मेरे दिमाग में ये बातें थी कि मैं आगे क्या करूँ, या ये मेरा द एंड है कैरियर में प्रोग्रेशन का। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मैं इन चीज़ों को कंसेप्चुलाइज करना शुरू किया अपने माइंड में, और फिर 3-4 महीने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुँच गया कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए जा रहा हूँ। और जो एक नेक्स्ट चीज़ है, जब मैं पेपर यूपीएससी का पेपर 2015 का मैं मैथ का पेपर निकाल करके सॉल्व करने की कोशिश किया, तो बिना प्रिपरेशन के मुझसे पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, और फिर मुझे पहली बार लगा कि संभव मैं कर सकता हूँ इन चीज़ों को, ये डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे लिए। तो वहाँ से ये जो प्रिपरेशन की बातें हैं वो मेरे दिमाग में आई, और मैं प्रिपरेशन अगस्त से शुरू किया था 2017 में। सर, आपने जैसा कहा कि शुरुआत में आप काफ़ी कंपनी से रिजेक्ट भी हुए, और जब आप ये सोच रहे थे कि शायद ये करियर का एंड है, ऐसे मतलब ये जनरल थॉट है जो हर स्टूडेंट के साथ कहीं कहीं ना कहीं एक लाइफ में ये एक बार ज़रूर आता है। और कई लोग जैसे आपने एक अचीवमेंट हासिल की, कई लोग ये अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते, या वो ये मान के बैठ जाते हैं कि अब उनका करियर ख़त्म हो गया है। उससे कैसे उभरा जा सकता है? उसमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है परसिवरेंस और पेशेंस, बिकॉज कभी कभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे जो मुझे लगता था, जैसे कॉलेज में जो मैकेनिकल के प्लेसमेंट होते हैं वो सीजीपीए बेस्ड होते हैं, और मेरा सीजीपीए अच्छा नहीं था, तो मुझे वेट करना पड़ा थोड़ा जब तक ऊपर वाले सीजीपीए वालों का हो जाए। तो संभव जैसे बीपीएससी की प्रिपरेशन है उसमें कैंडिडेट्स कभी कभी मिस्टेक ना भी कर रहे हो तो भी किसी वजह से उनका नहीं होता है, तो उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा पेशेंस दिखाए और गिव अप ना करें। परसिवरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, विदाउट परसिवरेंस शायद चीज़ें पॉसिबल ना हो, और परसिवरेंस का ज़िंदगी में हर जगह इंपॉर्टेंस है। कभी कभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं तो वहाँ इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जाता है। सर, इसके अलावा जो अगला सवाल मेरा ये है कि जो एक आज के वक्त में डिजिटल एजुकेशन का जो एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, जिसमें कई अलग अलग ऐप्स हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे भी कई टीचर्स जो हैं, जो अच्छे टीचर्स माने जाते हैं,
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, वो लोग भी फ्री क्लासेस दे रहे हैं। तो जब इंटरनेट सबके पास अधिक संख्या के पास अवेलेबल है, तो ऐसे में बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, फ्री क्लासेस, हर तरह की किताबें पीडीएफ में। तो ऐसे में किस तरीके से आपने तैयारी की और किस तरीके से लोगों को एक आपका सजेशन होगा तैयारी करने के लिए? पहले मैं जो आपने बोला कि सारी चीजें ऑफलाइन ऑनलाइन है, तो इसे मैं एड्रेस कर देता हूँ, क्योंकि आपने इसमें दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं। जी। तो देखिए, इसमें सबसे जो बेसिक चीज है कि मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज मिनिमम होने चाहिए थे। और ये मैंने जिंदगी के अर्ली स्टेज में सीख लिया था। मैं 10th तक जब भी 10-15 बुकें पढ़ता था, साइंस में 4 बुकें रखता हूँ, तो मेरे नंबर नहीं आते थे और मुझे चीज़ें आती भी नहीं थी। बट मैं 12th में एक बार जाकर के जब रियलाइज किया कि मैं एक ही फिजिक्स की किताबों को पढ़ता हूँ, एक ही केमिस्ट्री की किताबों को पढ़ता हूँ, थोड़ा मैथ्स में मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ रिसोर्सेज को, तो मेरे मार्क्स भी वहाँ काफ़ी अच्छे आए। 96 के आसपास में परसेंटेज थे और मैं मैथ्स में भी 100 मार्क्स स्कोर किया था। तो मुझे उस स्टेज में पहली बार जाकर रियलाइज हुआ कि जो कम रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो जो आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन की बातें बताई, तो उसमें कैंडिडेट्स को एक चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि उनका एफर्ट डुप्लीकेशन ना हो। एफर्ट डुप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि वो एक ही वीडियोज को 2 टीचरों से ना देख रहे हो, अदर एक्सेप्ट कि वो कुछ सिंपल एक डाउट है उसे क्लेरिफाई कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पर 4 किताबें ना पढ़ रहे हों। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन, जो ऑनलाइन मटेरियल्स हैं उनका एक एडवांटेजेस भी है। जो एडवांटेज उनका है उनकी आउटरीच है, कि जैसे बिहार में जो सुदूर इलाके के बच्चे हैं, उनके पास शायद मटेरियल ना अवेलेबल होता विदाउट इंटरनेट, उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता। आज वो जिनका भी हुआ है उनकी वीडियोस देख करके और उनके सजेशंस को देख सकते हैं, बट पल नहीं होती उनके लिए। तो हमें जो हम क्या इम्पोर्टेंट है ऑफलाइन में से और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन में से, इसमें से पिक करना चाहिए। ऑनलाइन में से जैसे मैं एक सोर्स का नाम बताता हूँ, जैसे manal.org है, तो उनकी हिस्ट्री पर, उनकी ज्योग्राफी पर और उनकी इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट पर वीडियोज काफ़ी अच्छी हैं, तो कैंडिडेट्स उसे एक्सेस कर सकते हैं। सेम कंटेंट उन्हें कोचिंग क्लासेस से लेने में उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाएंगे, और जो बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो शायद ये एफर्ट ना कर पाएँ। तो बिल्कुल। एक तरह से इंटरनेट बेनिफिशियल भी है। दूसरा क्या है कि जो प्रोलिफरेशन ऑफ करंट अफेयर्स का मटेरियल है, कि 5 तरह के चैनल 5 तरह के वीडियो बना रहे हैं करंट अफेयर्स पर, और कैंडिडेट्स का टाइम आधा-आधा घंटा भी अगर वो दें तो इस तरह से 2.5 घंटा निकल जाता है, बट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो कैंडिडेट्स ये इंश्योर करें कि वो अपना प्रिपरेशन को कम रिसोर्सेज तक रखें और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। एक और है कि जो अपग्रेडेशन है समय के साथ, वो एक एसेंशियल चीज़ है। अगर डिजिटल टाइम आ गया है तो इसमें अपग्रेडेशन होगा। जैसे एक एवरनोट वाली कॉन्सेप्ट है कि एवरनोट पे बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं, तो वो बिल्कुल बेनिफिशियल है। उसमें अगर कोई चीज़ आपका स्टेटर्ड है तो उसे आप तुरंत जा करके एवरनोट पे डाल सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को इंटेलिजेंट वे में बिहेव करते हुए दोनों तरह के मटेरियल्स को यूज करना है, बट एक्सेसिव जो है ना तो वो नहीं होना चाहिए कि हम एक्सेसिव डिपेंडेंसी कहीं क्रिएट ना कर दे और मटेरियल हमारा भाग न जाए बहुत ज़्यादा। सेकेंड को आप तुम्हारी किताब नहीं है, मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ ऑनलाइन पढ़ने में, बट समहाउ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा अपने आप को अपडेट कर लूँ, थोड़ा यूज कर पाऊँ, क्योंकि अगर मटेरियल है तो उसमें कोई बुराई ऑनलाइन में है। तो बिल्कुल, जैसा कि कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़्यादा मटेरियल, उनको लगता है ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे तो शायद ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं। आपने जो रैंक अचीव की है उसके लिए आप किसको किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? एक तो आपकी मेहनत ऑब्वियस सी है, आपने इतनी मेहनत की, लेकिन इसके अलावा और आपके आसपास के लोग जिन्हें आप थैंक्स कहना चाहें, जिन्हें आप क्रेडिट देना चाहें? इसमें फैमिली वालों को भी फैमिली वालों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने एटलीस्ट जब मैं जॉब रिजाइन करने की सोच रहा, जैसे इलाका जैसे इतना ईजी नहीं होता एक मिडिल क्लास फैमिली में, बट एक बार जब मैंने डिसीजन ले लिया तो उन्होंने अपने पैर पीछे नहीं खींचे और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जो सेकंड कंट्रीब्यूशन है वो मेरे फ्रेंड्स थे। उन्होंने हमेशा हम पे मुझ पर भरोसा दिखाया कि तुम कर लोगे, और जब मेरे सामने कभी परेशानियाँ आती थी तो मैं उन्हें कॉल करके बताता था कि इस तरह की समस्याएं हैं, तो वो कभी मतलब
उस तरह से उन्होंने मुझे झिझका नहीं। तो ये सबसे बड़ा रोल है, प्लस टीचर्स का भी रोल है। टीचर्स जैसे जो वेंकन्ना सर हैं हमारे मैथ्स के, उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया। और जब मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता था प्रिपरेशन में, तो मैं उनके पास चला जाता था कि सर इस तरह की समस्या है, तो वो कभी उन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया, वो हमेशा मोटिवेट करते थे मुझे कि हो जाएगा तुमसे, तुम करते रहो। तो इसको मैं कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा, बिकॉज मेरा जो रैंक है, अगर आप उसे ध्यान से देखें मेरे मार्कशीट को, तो मेरे अराउंड मेंस में जो नंबर है उसमें अराउंड 49% मार्क्स सिर्फ मैथ्स में है। 280 मार्क्स हैं मेरे मैथ्स में। तो ये एक ह्यूज स्कोर है मैथ्स पेपर में। और इस इसको अचीव करने के लिए मैंने बरसों मेहनत की है, और वो कोई एक दिन का नहीं है। बरसों में 7-7 8-8 घंटे लगा रहा, एटलीस्ट 1-2 साल तो मैं इसे किया ही होऊंगा। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है मेरे रैंक आने की वजह, मैथमेटिक्स। जब सोल रीजन मैं काउंट करूँ कि क्या है, तो मैथ्स को मैं कंट्रीब्यूशन दूंगा। सर एक सवाल मैं जो पर्सनली आपसे समझना चाहता हूँ, जर्नलिज्म में आने से पहले मेरे घर वालों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि यूपीएससी की तैयारी करो, बीपीएससी की तैयारी करो। वो एक जनरल परसेप्शन बन जाता है अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के हों या इस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लें ग्रेजुएशन में, तो लोगों को लगता है यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी ही एक ऑप्शन है। और आपने बातचीत में कई बार बताया कि कैसे आपने मैथ्स, आपके नंबर शुरुआत में कम भी आए, उसके बाद भी आपने ऑप्शनल चेंज नहीं किया। तो जनरली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे मेरा अगर हिस्ट्री अच्छा है, लेकिन कई लोग सजेशन देते हैं कि नहीं तुम ज्योग्राफी ट्राई करके देखो या पॉलिटिकल साइंस ट्राई करके देखो या उस सब्जेक्ट को ट्राई करके देखो जिसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं या ज़्यादा लोगों का चयन हो जाता है, सिलेक्शन होता है। तो ऐसे में किस तरफ जाना चाहिए? अपने फेवरेट सब्जेक्ट जो आप डील कर सकते हैं, या ऑनर्स पेपर? कई लोगों का ऑनर्स पेपर वो नहीं रहता है, लेकिन फेवरेट सब्जेक्ट उनका कुछ और होता है जिसमें मन लगता है। तो ये कैसे डील करें ऑप्शनल पेपर में? हाँ, मेरे साथ भी सिचुएशन सिमिलर थी। मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मैथमेटिक्स से मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं था 2013 से 17 तक। वो कम्प्लीटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, उसमें थोड़े थोड़े मैथ्स पढ़ने होते हैं। बट मुझे ये बात पता थी कि मैं मैथ्स कर सकता हूँ, मुझे मैथ्स करना अच्छा लगता है, मैं मैथ्स में बोर नहीं होता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन रिजल्ट कैसा भी है, बट मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ मैथ्स में। तो जो आपने पूछा कि लोग जो सजेशन दे रहे होते हैं कि तुम ये चेंज कर लो, तुम वो चेंज कर लो, उसमें एक बहुत बेसिक फ्लॉ है उनके सजेशन में। सबसे फर्स्ट फ्लॉ है कि क्या वो सिलेक्टेड हैं। तो इसका आंसर मैक्सिमम केस में नो मिलता है, क्योंकि अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो उनके सजेशन में ना तो एक्सपीरियंस है, ना तो वो एक्सपीरियंस से सजेशन ना रहा है, ना ही वो सजेशन ऑब्जेक्टिव है। वो एक सब्जेक्टिव जो पॉपुलर ओपिनियन है उस पर बेस्ड है। उन्होंने खुद से इसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ, अगर वो सजेशन उन लोगों से आ रही है जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो चीज़ों को देखे हुए हैं बहुत क्लोज से, और वो कुछ बोल रहे हैं, तो उस पर एक क्षण के लिए सोचा भी जा सकता है। बट ये जो सब्जेक्ट चेंज करने वाली मेंटालिटी है, ये एक हर्ड मेंटालिटी है। हर्ड मेंटालिटी में लोगों को जब भी डाउट प्रिवेल करता है, मैं पहले ही एक बार इस बात को बोला था कि जब डाउट प्रिवेल करता है तो आदमी का खुद पर से विश्वास उठ जाता है, और वो जो बाकी जनता कर रही है उसे देखने लगते हैं, और यहीं पर उनका अल्टीमेट नुकसान होता है। तो मैं कैंडिडेट्स को ये एडवाइस देना चाहूंगा कि वो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट 15 से 20 दिन सोच लें। इस तरह की क्रिटिकल डिसीजन मोड में नहीं लिए जाते हैं, और ना ही इमोशनल बेसिस पे लिए जाते हैं। इन डिसीजनों को वो पेन पेपर पर लिखें कि वो क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। पेन पेपर पर लिखने से चीज़ें सिंप्लीफाई होनी शुरू हो जाएगी उनके लिए, और वो बेटर डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि इन डिसीजनों पर पूरा एग्जाम डिपेंड करता है। अगर आपने ऑप्शनल गलत सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ऑप्शनल चेंज कर देता फर्स्ट बार में 208 मार्क्स यूपीएससी में आने के बाद, तो मेरा यूपीएससी में भी सिलेक्शन मुझे नहीं लगता है कि होता। और बीपीएससी में तो मेरी सेकंड रैंक नहीं आती, 280 नंबर आते नहीं किसी दूसरे ऑप्शनल में, और मेरा इस तरह की रैंक नहीं आती। तो इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, और कैंडिडेट्स इसे ध्यान से करें। इन चीज़ों को मैंने मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर बोला है, ताकि कैंडिडेट्स के दिमाग में ये बातें आ जाएं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें, पढ़ाई बाद में इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क वो सब है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच विद्यासागर सर, हम लोगों से बातचीत करने के लिए। आपने बहुत कीमती समय हम लोगों के साथ शेयर किया,
और उम्मीद है कि जो एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उन्हें डिसीजन लेने में आगे के प्रिपरेशन के लिए एक उनके अंदर भी एक मैच्योरिटी, एक समझ आएगी और वो भी आपके तरह अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हम लोगों से बातचीत करने का। थैंक यू।